हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सद्दाम लेनार्डो कैप और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि हम ग्रिफिथ से कर रहे हैं उसके नेक्स्ट या लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या देख सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारी जो मोटिवेशन होती है स्टडी करने की वो क्या है। हमने पहले कुछ ब्रीफ दिया था इस लेक्चर 1 में, जिसमें हमने बात की थी कि हमें ग्रिफिथ्स बुक क्यों पढ़नी चाहिए। आज मैं बात ये करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक की खास बात क्या है और हमें इसमें क्या मिलेगा, क्या पढ़ना है। प्लस आज हम कुछ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे जो कि प्रॉब्लम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि कुछ चार्जेस इस तरफ से हैं, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली अगर हमारा कोई एक रॉड है जिस पे चार्जेस रखे हुए हैं तो एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर हमारे पास उतना टाइम बचा तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इफ डिस्क है तो डिस्क की वजह से डिस्क में पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, तो किसी एक फील्ड पॉइंट पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेन मकसद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या फिर यूं कहें कि टोटल जो चैप्टर है उसका एक ही मकसद ये होता है कि आपके पास अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है चार्जेस का, मीन्स कि हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है चार्जेस का, तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है और एक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप फोर्स अप्लाई कर दो। मीन्स कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रखा हुआ टेस्ट चार्ज है वो है टेस्ट चार्ज, जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो जीरो होती है, या फिर यूँ मान लें कि वो बहुत ही छोटी होती है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये होती बात। तो पूरे के पूरे इस चैप्टर का मकसद ही यही होता है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा मकसद ही यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर यही चीज़ें हैं, अगर हमें यही चीज़ निकालनी है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो भाई ये बताओ कि इतनी बड़ी जो मोटी बुक है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है ग्रिफिथ्स में, वो तो काफ़ी बड़ा है। तो ये सब और क्या, और सब ये क्या चूतियापा है। तो बेसिकली जो चूतियापा है वो कुछ नहीं है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चूतियापा है। बिकॉज कि हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ज्योमेट्री इतने डिफिकल्ट होते हैं कि आप कूलम्ब लॉ का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ों को लेके आना पड़ेगा, और इसी डिफरेंट चीज़ को एनालिसिस करने के लिए हमारे जो ये ग्रिफिथ्स बाबा है उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक दी है कि आप कैसे कैसे डिफरेंट चीज़ों से इलेक्ट्रिक फील्ड जान सकती हो। हमारे पास एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस चार्ज। मान लीजिए ये है मेरा Q1, ये Q2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लिया मैंने 2a है, और ये कहा गया आपको कि पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। आपको मैं बता दूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। तो नेट फोर्स, अगर हम बात करें नेट फोर्स की, तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि 1/4πε0 कह दिया हमने। तो आप ये बताइए कि कितने कितने चार्जेस हैं जो सोर्स चार्ज है। तो यहाँ पे मेरा Q1 है, और मान लीजिए यहाँ पर मेरा चार्ज एक टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने, Q रख दिया, Q बाई इसकी वजह से यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लेट्स से R1 है, और इसकी वजह से डिस्टेंस क्या है, R2 है। तो पहले मैं बोलूँगा R1 स्क्वायर, फिर Q1 टू Q2 ओवर R2 स्क्वायर, ये हो गई। और अगर डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो होंगे। तो ये होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। पहले हमने यहाँ सब कुछ वेक्टर में लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा R1 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है। तो ये आपकी मैग्नीट्यूड हो गई, और ये आपकी क्या देगी, ये मुझे क्या देगा, ये मेरे को देगा यूनिट वेक्टर। और सिमिलरली ये R2 यूनिट वेक्टर है। R1 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस दिशा में। R2 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस दिशा में, ठीक है। तो मैं क्या जल्दी बोल रहा हूँ, अगर नहीं तो वीडियो को जरा पॉज कर दीजिएगा। तो 1/4πε0 Q आ गई मेरी Q1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस Q2 ओवर R2 स्क्वायर। चलो भाई ये तो आ गया मेरा। अच्छा मैं ये कहाँ छोड़ देता हूँ बार R2। अच्छा इसको हमें जनरलाइज करना है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस काफ़ी सारे हैं, तब क्या मैं करूँगा। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारे हैं तो मैं इस टर्म को लिखूँगा, भाई पहले तुम लिख दो Q मैंने लिख दिया। तो क्या होगा, ये देखिए कि आपके पास जितने भी चार्जेस हैं वो क्या है, Q1 और R1 मैंने डिस्टेंस कर दिया, और साथ में इसकी यूनिट वेक्टर क्या है, R1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा Q ऑफ I, मान लीजिए कि आयत चार्ज है, उसके बीच का जो जिस पॉइंट पर निकालना है मान लीजिए उसकी डिस्टेंस क्या है, RI है, और यहाँ पे क्या आएगा,
वो जिस चीज़ की मैं लूँगा उसका ही यूनिट वेक्टर क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, आर आई हैट। ये आ गया मेरा फोर्स इन वेक्टर क्वांटिटी। अब बात ये करेगा कि आई इज इक्वल टू 1 से मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, देयरफॉर n। अब n इन्फिनिटी भी हो सकता है और n इन्फिनिटी नहीं होके मान लीजिए 10 चार्ज हैं, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स का लिख लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा एफ बाई क्यू इन सम सेंस के लिमिट जो होगा, ये क्यू हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसी को हम अगर ट्रांसलेट करेंगे यहाँ तो मेरे को मिलेगा के क्यू, क्यू तो नहीं होगा भाई, तो के हटा दिया मैंने उसे, आई इज इक्वल टू 1। अब एन क्यू आई ओवर आर आई हैट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब फोर्स अगर निकालना है तो बस इस टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। इसीलिए आज के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ ही काम करेंगे। अगर मेरे को पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स निकालना बड़ा ही आसान सा काम है। तो आपको समझ में आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगा इस कूलम फोर्स में। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हमें समझ में आ गया। अब R1 भी समझ में आ गया, R2 भी समझ में आ गया, ये क्या है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। तो आइए अब हम इस को क्रैक करके देखते हैं कि क्या ये क्रैक हो सकता है कि नहीं ये प्रॉब्लम। तो पहले हम बना लेते हैं एक बहुत ही अच्छा डायग्राम। मान लीजिए ये 2A है और ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट P पे हमें निकालना है। पहले हमने कह दिया ये Q1 होगा, ये Q2 होगा और यहाँ से हमने मान लिया R1 R2 सब कुछ लेके दिखाएंगे। तो इसकी वजह से ये फोर्स जो यहाँ अप्लाई होगा R1 हैट इस तरफ की ओर होगा। सिमिलरली इसके वजह से क्या आएगा, इसके वजह से R2 इस तरफ की तरफ आएगा, तो कह लिया R2। अब बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैंने यहां बनाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 इस तरफ होगा, E1 मैंने मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 R1 हैट प्लस E2 R2 हैट। अब ये बोलोगे आप कि अब मैं क्या करूं, एक एंगल बना लेता हूं, ठीक है। एक एंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक। तो ये तो 2A हो गया। अब यहां से यहां मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डाल लूंगा। आप बोलो परपेंडिकुलर क्यों डालोगे, बिकॉज ये जो R1 है, अब मान लीजिए मैं एक्सिस अगर ड्रॉ करूंगा, ये मेरी एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी एक्सिस है, ये X हो गई, ये Y हो गई। अब ये जो R1 है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो मैंने एक बात पहले ही कह रखा था कि R1 जो हैट यहाँ है, सॉरी R1 हैट एक आर्बिट्री डायरेक्शन में है। तो मुझे ये चाहिए कि R1 की इस डायरेक्शन में दिशा क्या है और इस डायरेक्शन में दिशा क्या है। और इफ अगर मेरे पास ये एंगल थीटा होगा, अब ये थीटा दोनों सेम नहीं है, मान लीजिए ये अल्फा है, ठीक है। तो ये अगर अल्फा मेरे पास हुआ तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे R1 हैट इज इक्वल टू R1 हैट का यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन और R1 हैट का ये साइन थीटा इन वाई डायरेक्शन। लिख सकते हैं ना हम, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये जानने की ज़रूरत है कि ये कितना एंगल इस तरह टिल्टेड है। तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ तो मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैंने ये कहा कि चलो भाई यहाँ से यहाँ तक आपका ये दोनों सेम तरीके से बांटेगा। मान लीजिए ये A है और ये A है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो मेरे को ये मिल जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप यहाँ बढ़ा दें इसे, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब सेम इसी चीज को मैं यहां अप्लाई करता हूं कि ये जो इसके साथ एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा विच इज योर अल्फा। तो मान लीजिए अल्फा मेरा बना किससे 90, बट यहां पे मेरा y इधर है और मैंने मान लिया ये x इधर है। तो अब देखो बन क्या रहा है पता है, ये जो बन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बना रहा है एंगल किसके साथ, ये बना रहा है एंगल अल्फा या 90 माइनस अल्फा y के साथ बना रहा है। तो कोई गल नहीं भाई कि अगर अल्फा वहां आ गया तो ये जो चीज है वो थोड़ी बदल जाएगी। ये कैसे बदलेंगी, ये बदलेंगी कि ये आपकी हो गई y हैट और ये आपकी क्या हो गई x हैट। क्यों, R1 cos अल्फा y हैट इस तरफ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये y हैट आ जाएगा और ये दूसरा एंगल साइन अल्फा हो गया। अब मेरे को पता है अल्फा इज 90 माइनस थीटा, तो मैं इसे लिखूंगा R1 हैट विच इज अगेन 1। तो मैं अभी से ही लिख देता हूँ 1, क्यों इतना ज़्यादा, मैं इसे लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा y हैट प्लस साइन 90 माइनस थीटा x हैट। cos 90 माइनस थीटा को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा y हैट, cos थीटा
एक्स हैट। ये आपकी हो गई R1 वेक्टर। सिमिलरली जो यहाँ है ये भी क्या हो गया, मान लीजिए ये भी एंगल सेम है तो ये क्या बनाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। इसके साथ भी वही हाल होने वाला है कि R2 हैट इज इक्वल टू साइन थीटा वाई हैट की तरफ बनाएगा और कॉस थीटा एक्स हैट की तरफ बनाएगा, है ना। तो एक्स हैट की तरफ जो यहाँ है तो एक फील्ड इस तरफ को आ गई, दूसरी फील्ड क्या हो गई इस तरफ को आ गई। तो ये दोनों का डायरेक्शन देखो कि E2 का एक कंपोनेंट, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ E1 R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा वाई हैट प्लस कॉस थीटा एक्स हैट प्लस वेरी गुड E2 साइन थीटा वाई हैट प्लस, अब ये जो आपकी हो गई, अब अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये जो है ये माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ है ना। ये क्या है मेरा माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बेसिकली माइनस एक्स हैट। यहाँ से देख लिया मैंने कि ये तो माइनस एक्स की तरफ है। तो अगर आप कुछ भी ना करो और आप सीधे बोलो कि चलो भाई ठीक है, हमें आप ये बता दें कि E1 E2, देखिए E1 cos थीटा एक्स हैट, E2 cos थीटा माइनस एक्स हैट, ठीक, ये दोनों क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे को क्या मिलता है E1 साइन थीटा वाई हैट प्लस E2 साइन थीटा वाई हैट। देखा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। अब E1 मेरा क्या है, मेरा E1 जो है वो आता है K Q1 की वजह से, और ये जो डिस्टेंस है मेरा R1 स्क्वायर आ गया मेरा साइन थीटा वाई हैट प्लस K Q2 ओवर R2 स्क्वायर साइन थीटा वाई हैट, ये आ गया। मान लीजिए ये Q1, अगर मैं केस की स्टडी कर रहा हूं, केस अगर मैं ले लूं Q1 इज इक्वल टू Q2 और R1 इज इक्वल टू R2, मान ले कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो दोनों सेम हो गई, दोनों चार्ज भी सेम हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, K आएगा, Q आएगा, उसके बाद R आएगा स्क्वायर। अब खेल बचा साइन थीटा क्या देगा मुझे 2 ऑफ साइन थीटा वाई हैट, ठीक है। तो अब यहां पे बात आएगी साइन थीटा क्या होगा, तो भाई ठीक है जी साइन थीटा क्या होगा। तो यहां मान लीजिए मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहां है ना हमारा साइन थीटा इज नथिंग बट दिस गाय क्या है, दिस गाय क्या होगा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरा, तो ये मेरा A है, ये हमारा R1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई साहब मान लीजिए कि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी हमारी क्या हो गई Z हो गई, ठीक है। ये जो मेरा है वो Z भाई साहब आ गया। अच्छा, आप अगर इसे ही Z मान लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा Z ओवर हाइपोटेन्यूज R1, ठीक, वो हो गया। तो ये तो बड़ी मजे की बात आ गई कि हमारे पास कुछ चीजें इंटरेस्टिंगली निकल गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मेरा 2KQ ओवर R स्क्वायर Z ओवर R1 वाई हैट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। अब मान लीजिए कि ये हमारा Z जो इंपॉर्टेंट है और R1, क्योंकि 2A इन दोनों की बीच की दूरी हमारी क्या है 2A है, तो हम लिख सकते हैं ऑलरेडी R को इन टर्म्स ऑफ A और Z। तो इन टर्म्स ऑफ R को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 है ना, तो ये R ही लिख दीजिए आप। तो R को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो R स्क्वायर पहला क्या आ जाएगा 2KQ बाई Z स्क्वायर A स्क्वायर, Z बाई Z स्क्वायर A स्क्वायर पर हाफ, वो चीज़ हमें देगा क्या 2QKZ ओवर Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हाफ और 1 3/2 वाई हैट। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे, तो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे इसकी फिजिकल एस्पेक्ट क्या है। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है और सेकेंड वीडियो पे हम एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो तो क्या होगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी बनी होगी और आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है आप इसी तरह से हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो कुछ प्रॉब्लम्स को करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।